नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह को कवर किया था। तो दोस्तों, आज हम मानवेंद्र शाह और साथ ही टिहरी नरेश के प्रशासन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टिहरी रियासत का 60वां शासक कौन था? मानवेंद्र शाह, जिनका कार्यकाल था 1946 से 1949 ईस्वी तक। 5 अक्टूबर 1946 को मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। 19 अगस्त 1946 को अगस्त समझौता प्रजामंडल और टिहरी दरबार के मध्य हुआ था। इसके तहत प्रजामंडल के बंदी बनाए गए सभी सदस्यों को मुक्त कर दिया जाएगा और प्रजामंडल के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 28 अप्रैल 1947 को टिहरी दरबार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति सुरक्षा अधिनियम लागू किया। 1947 में किसानों ने सकलाना विद्रोह किया। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किसानों ने सकलाना विद्रोह कब किया था? तो 1947 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो नागेंद्र सकलानी और दौलत राम ने किया था। 1948 में कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था। दोस्तों, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि तो दोस्तों किसके टाइम पे? तो मानवेंद्र शाह के टाइम पे। आगे पढ़ते हैं। 15 फरवरी 1948 को टिहरी में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो दोस्तों, टिहरी में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 15 फरवरी 1948 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। 1 अगस्त 1949 को संयुक्त प्रांत का 50वां जनपद बनाकर टिहरी का भारत संघ में विलीनीकरण हो गया। तो दोस्तों, पूछा जाता है कि टिहरी का विलीनीकरण कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1949 को। आगे बढ़ते हैं। गढ़ एवं टिहरी नरेशों का प्रशासन। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था और राजा निरंकुश नहीं होता था। वह अपने मंत्रिमंडल की सलाह से शासन करते थे। सर्वोच्च मंत्री कौन होता था? मुख्तार, जिसे हम वजीर कहते हैं। मुख्तार के बाद नेगी आते थे, जो राजा को महत्वपूर्ण कार्य में परामर्श देते थे। नेगी का पद वंशानुगत होता था। धार्मिक कामों के लिए धर्माधिकारी होते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट: मोलाराम ने धर्माधिकारी को ओझा गुरु कहा है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि ओझा गुरु किसे कहते हैं? तो धर्माधिकारी को। और ये किसने कहा है? तो मौलाराम ने कहा है। सुव्यवस्था बनाए रखने, सीमांत की रक्षा करना, राजस्व की वसूली करने वाला फौजदार कहलाता था और राजधानी की सुरक्षा अधिकारी गोलदार कहलाते थे। त्रिवगामी संदेशवाहक चणु कहलाते थे। राजस्व की वसूली करने वाला थोकदार कहलाता था और जो कमीण या सयाड़ा भी कहे जाते थे। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। थोकदार प्रधान की नियुक्ति करता था और उक्त ग्राम से राजस्व वसूली का काम सौंपता था। परगनी की व्यवस्था करने वाला अधिकारी सुपरवाइजर और सचिवालय का प्रमुख दफ्तरी कहलाता था। नोट: राजस्व का अधिकारी दफ्तर होता था। यह राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफर, वेतन, पुरस्कार, दंड, जागीर आदि से संबंधित होता था। कौन? तो राजस्व का अधिकारी दफ्तरी होता था। दूध का कार्य करने वाला वकील होता था। राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाला चौबदार कहलाता था। राज परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाला सौदी कहलाता था। सेवक और सेविकाएं
ख्वास और ख्वासिन कहलाते थे। नरेशों का प्रशासन। टिहरी में सर्वोच्च पद राजा का होता था और सभी राजकर्मियों की नियुक्ति राजा ही करते थे और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी होता था। राज्य में दीवान और वजीर सर्वोच्च होते थे। आय व्यय का प्रमुख अधिकारी दीवान होता था। समस्त विभाग और उनके कार्यालय वजीर के अधीन हुआ करते थे। राज्य की आंतरिक व्यवस्था और नीतियों का निर्धारण दीवान और वजीर द्वारा होता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुदर्शन शाह के राज्य काल में प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को 4 थानों में बांटा गया था, जिसके मुखिया थानेदार कहलाते थे। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी टॉपिक्स, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। थाने परगने व पट्टियों में बांटे गए थे। उच्च पदाधिकारियों को वेतन जागीर के रूप में दिए जाते थे। अब पढ़ते हैं दोस्तों भूमि बंदोबस्त। टिहरी में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। पहला बंदोबस्त कब हुआ था दोस्तों? 1823 में। किसके कार्यकाल में? तो सुदर्शन शाह के कार्यकाल में। दूसरा कब हुआ था? 1860 में। और उस वक्त कौन थे टिहरी नरेश? भवानी शाह। तीसरा 1873 और टिहरी नरेश कौन थे? प्रताप शाह। चौथा 1903 में और टिहरी नरेश कौन थे? कीर्ति शाह। और पांचवा भूमि बंदोबस्त 1924 में हुआ था। तो 1924 में कौन थे टिहरी नरेश के राजा? नरेंद्र शाह। आगे पढ़ते हैं। टिहरी रियासत में वन प्रबंधन और वन आंदोलन। टिहरी रियासत के वन संबंधी इतिहास की जानकारी सन 1840 में मिलना शुरू होती है। 1840 में सुदर्शन शाह ने विल्सन को आखेट और वन उपज निकालने के लिए वनों को पट्टे पर दिया था। यह पट्टा मात्र हर्षिल क्षेत्र में भागीरथी घाटी के वनों के लिए था। सन 1840 से 1850 तक विल्सन ने केवल इमारती लकड़ी के लिए वनों का कटान किया। कुछ वर्षों में रेल स्लीपर बनाने हेतु देवदार के वनों का अंधाधुंध कटान किया गया। विल्सन ने पहली बार जल मार्ग से लकड़ियों की ढुलाई का चलन शुरू किया। यह उनके दिमाग की विलक्षणता ही थी जिसने उन्हें बेहद अमीर व्यक्ति बना दिया था। अपने मजदूरों के लिए अपने सिक्के चलाए और मजदूर उसे राजा विल्सन कहने लगे। सन 1864 में विल्सन का पट्टा समाप्त कर दिया गया और 1865 में भवानी शाह ने उत्तर पश्चिमी प्रांत की सरकार को रियासत के लगभग सभी वनों का पट्टा मात्र 10,000 वार्षिक की धनराशि पर 20 वर्ष के लिए दे दिया। लेकिन यह पट्टा 1 मई 1864 से प्रभावी माना गया। हालांकि बाद में इस पट्टे का समय 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, जो सन 1885 में समाप्त हुआ और इस बीच वनों का भारी दोहन हुआ। 1 मई 1885 को टिहरी में वन विभाग की स्थापना की गई और वन विभाग वन संरक्षक के अधीन हो गया। वन विभाग के अंतर्गत 4 रेंजों और 23 बीटों की स्थापना की गई। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप वनों में संरक्षण और सुधार, कृषि हेतु वृक्षों के अनियंत्रित पातन पर रोक, अग्नि सुरक्षा, देवदार के रोपवन को नियमित किया गया। टिहरी दरबार की आज्ञा के बिना परिवर्तित कृषि पर रोक लगा दी गई। चराई शुल्क लगाने से पशुओं की चराई पर भी रोक लग गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टिहरी में व्यवस्थित रूप से वन प्रबंधन की शुरुआत 1 जनवरी 1897 में हुई थी, जब पंडित केशवानंद को टिहरी में वन प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया था। पंडित केशवानंद ने वन क्षेत्रों के प्रबंधन में अमूल्य योगदान दिया था। पंडित केशवानंद प्रयासों से क्रमबद्ध वन संरक्षण और प्रबंधन आरंभ किए गए।
1899 तक देवदार, साल, पापड़ी, चीड़ के वनों का सीमांकन कराया गया, जिसका ग्रामीणों द्वारा विरोध भी किया गया क्योंकि उन्होंने ग्रामीणों पर वन प्रतिबंध लगाया था। सन 1903 से 4 में कुंजड़ी में तब दांडक आंदोलन हुआ, जब केशवानंद रतूड़ी ने देण यानी कि प्रतायस और पूंजी मतलब गाय भैंसों पर जाने वाला टैक्स पूंजी कहलाता था तो लगाना चाहा। रियासत के खिलाफ विद्रोह करने वाले आंदोलनकारियों को ढांडकी कहा जाता था। 1904 में केशवानंद के बदले सदानंद को नियुक्त किया गया। टिहरी की जनता का असंतोष सन 1906 में खस पट्टी आंदोलन के माध्यम से प्रथम बार खुलकर सामने आया। टिहरी के चंद्रबंदनी मंदिर के आसपास के वनों का निरीक्षण 27 दिसंबर 1906 को किया गया। निरीक्षण वनों को आरक्षित करने की तैयारी हेतु किया जा रहा था। अगली सुबह वन में अधिकारियों के तंबू के आगे लगभग 200 ग्रामीणों ने लाठी डंडों सहित भूमि पर अपना अधिकार जताया। वन समस्या को लेकर 1930 में टिहरी में रवाई कांड हुआ। तो दोस्तों, रवाई कांड को हमने पिछली वीडियो में भी समझा था कि रवाई कांड क्या था, वनों से संबंधित था और कब शुरू हुआ था, 30 मई 1930 को। आगे बढ़ते हैं। रियासत के राजा कीर्ति शाह के शासनकाल में काठक कोरालों में आलू चौलाई बोने और जंगलों में पशु चुगाल कर पत्थर पटाल निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। मकान बनाने के लिए ग्रामीणों को निःशुल्क पेड़ दिए जाते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नरेंद्र शाह के शासनकाल में जब टिहरी रियासत डीएफओ पद्मावत रतूड़ी प्रशिक्षण के लिए फ्रांस गए। जब वे फ्रांस से लौटे तो उन्होंने वनों का सीमांकन और वनों से जुड़ी सुविधाओं पर बैन लगा दिया। रवाई परगने के निवासियों के आने जाने के मार्ग, खेत खलियान और गौशाला भी वनों की सीमा के अंतर्गत आ गए। असंतोष का कारण यह था कि जब 1930 में संयुक्त प्रांत का गवर्नर मैल्कम हैली नरेंद्र नगर में अस्पताल की नींव रखने वाले थे, तो वहाँ रवाई और अन्य प्रांत से आए हुए लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। दोस्तों, धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और जनता संगठित होने लगी और आंदोलन की राह पकड़ ली। इस आंदोलन का नेतृत्व साधारण किसान कर रहे थे। संचालन हेतु एक समिति का गठन भी किया गया था, जिसके अध्यक्ष कसेरू गांव के दयाराम को बनाया गया था। समिति की बैठक प्रतिमाह लाखा मंडल में हुआ करती थी। तो दोस्तों, लाखा मंडल कहाँ है? देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। नोट: रवाई प्रांत की जनता ने आजाद पंचायत की स्थापना की। कब की? 1930 में की थी, और जिसके अध्यक्ष दयाराम और उपाध्यक्ष कौन थे? राम सिंह थे। 1930 में आजाद पंचायत के साथ एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। आगे पढ़ते हैं। नेपाल के राजा और उनके महामंत्री की तर्ज पर हीरा सिंह को 5 सरकार और बैजराम को 3 सरकार की उपाधि दी गई थी। तिलाड़ी के चंदा दोजरी नामक स्थान पर आजाद पंचायत की सभाएं होती थीं। आंदोलन को तोड़ने हेतु रंजीत सिंह को रवाई का थोकदार बनाया गया। इसी बीच डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत हुई, जो असफल रही। फिर हुआ यूं कि 20 मई 1930 को एसडीएम सुरेंद्र दत्त शर्मा और डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी ने जनता पर गोली चलाई, जिसमें धूम सिंह और अन्य व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। फिर 30 मई 1930 को रवाई के लोग तिलाड़ी नामक स्थान पर एकत्रित हुए और वहां पर क्या हो रही थी? सभा बैठाई गई थी। तब चक्रधर जुयाल ने 15 सैनिकों के साथ पहुंचे और वहां पर निहत्थे लोगों पर गोली चला दी। ये जो रवाई कांड है, इसे तिलाड़ी नामक कांड भी कहते हैं और इसकी तुलना जलियांवाला कांड से की गई है। आगे बढ़ते हैं।
कि राज्य की सेना ने जनता को 3 ओर से घेर लिया और चौथी ओर यमुना की तेज धारा बह रही थी। और दोस्तों, इसमें कुछ लोग तो यमुना नदी में कूदकर डूब गए थे। आगे पढ़ते हैं। दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से इन पर गोली चलाई गई, शहीद हो गए। और इस हत्याकांड को टिहरी का जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी गई और चक्रधर जुयाल को जनरल डायर कहा गया। नोट: कुमाऊं का जलियांवाला कांड सल्ट कांड को भी कहा जाता है। पढ़ते हैं। 23 जनवरी 1939 को देहरादून के चक्कूवाला में श्यामचंद्र नेगी के मकान में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, पेपर में पूछा भी जाता है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो दोस्तों, 23 जनवरी 1939 को देहरादून के चक्कूवाला और श्यामचंद्र नेगी के मकान में हुई थी। श्रीदेव सुमन, गोविंद राम भट्ट, तोताराम गेरोला, महिमानंद डोभाल और श्यामचंद्र नेगी इनके संस्थापक सदस्य थे। श्रीदेव सुमन को मंत्री बनाया गया था। प्रजामंडल की मांग न मानने के लिए टिहरी में रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन एक्ट पारित किया गया था, जिसके द्वारा कोई भी स्वतंत्र संस्था टिहरी रियासत के अंदर कार्य नहीं कर सकती थी। और 21 अगस्त 1946 को टिहरी रियासत ने राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना की और वैधानिक मान्यता भी दी गई। यह मान्यता जयनारायण व्यास के प्रयासों से दी गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में टिहरी नरेश अब कंप्लीट हो गए। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे चंदवंश के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको चंदवंश के बारे में कवर कराया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।